हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सब पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है, मज़ेदार जायकेदार। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, पढ़ाई जो है वो मस्ती के अंदाज में करनी चाहिए और खुश होकर हमेशा पढ़ना चाहिए। पढ़ाई लिखाई हमेशा खुशियों के लिए होती, ध्यान रखना। देखो बच्चों, हम लोग डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अगले वीडियो में आ गए हैं। देखो, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कर्व पर टेंजेंट की इक्वेशन को निकालने का तरीका सीखा था। और ध्यान रखना, आज भी हम टेंजेंट की इक्वेशन पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कई बार कर्व डायरेक्ट नहीं दिया जाता। मैंने बताया था कर्व को दो सरफेस के इंटरसेक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो बच्चों, इस वीडियो को पढ़ने से पहले बेटा स्टार्टिंग से सारे वीडियो पढ़िए। अगर आप सारे वीडियो नहीं पढ़ेंगे तो बातें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि बहुत सी बातें मैंने पहले बता दी हैं, उनका यहाँ पर यूज़ होगा। क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा लिंक हैं आपस में, आप उनको अलग अलग नहीं कर सकते। और अगर मैं हर दिन पुराना रिवाइज करने लग जाऊँ तो फिर आगे कुछ पढ़ा ही नहीं पाऊँगा। ठीक है। तो बेटा प्लीज़ आप सारे पुराने वीडियो पहले देखिए, तब इस वीडियो पर आइए, आपको सब कुछ बढ़िया समझ में आएगा। देखो, मैंने पिछले वीडियो में क्या बताया था कि मान लो अगर हमें कोई कर्व दिया गया, r बराबर एक्स आई वाई जेड और जेड के, है ना, ऐसे करके मान लो कर्व दिया गया। मैंने बताया था ये इक्वेशन ऑफ कर्व होती है, जिसमें x भी फंक्शन ऑफ t होता है, y भी फंक्शन ऑफ t होता है, z भी फंक्शन ऑफ t होता है। तो मैंने बताया था अगर हमारे पास मान लो कोई कर्व है और मान लो ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है, ये पॉइंट मान लो इसका पोजीशन वेक्टर r है जो दिया गया है, और इस पर अगर हमें टेंजेंट निकालनी है तो मैंने बताया था इस पर एक पॉइंट P मान लेंगे, जनरल पॉइंट, और उसका पोजीशन वेक्टर कैपिटल R कर देते हैं। तो मैंने बताया था इसको लिखते हैं R बराबर R प्लस लेमडा इंटू R डॉट। R डॉट का मतलब dr बाई dt, dr बाई dt, ऐसे मैंने बताया था। ठीक है, ये होता है पॉइंट। मैंने बताया था इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सब मैंने बेटा पिछले वीडियो में बताया था, इसलिए पिछला वीडियो देखना बहुत जरूरी है। उसको बिना देखे आप इसको नहीं समझ पाएंगे। और ये क्या होता है, ये होता है पैरेलल वेक्टर, मैंने बताया था। अच्छा, इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं x माइनस एक्स अपॉन डी एक्स बाई डी टी और y माइनस वाई अपॉन डी वाई बाई डी टी और z माइनस जेड अपॉन डी जेड बाई डी टी। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, जिसमें ये कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z, ये मैंने बताया था कि ये हमारा जो जनरल पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट होता है। P का, P क्या है, जनरल पॉइंट। ये क्या है, P का कोऑर्डिनेट जनरल पॉइंट का। और स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z, ये इस गिवन पॉइंट का, मान लो ये A है ना, तो ये गिवन पॉइंट A का कोऑर्डिनेट होता है। और देखो ये तीन चीजें dx बाई डी टी, dy बाई डी टी और dz बाई डी टी, ये बन जाती हैं डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टेंजेंट। ये टेंजेंट के बन जाते हैं डायरेक्शन रेशियोज। बस समझे। अच्छा, ये भी मैंने समझाया था डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन में क्या अंतर होता है, सब बातें मैंने बेटा बताई थी आपको। ठीक है ना, समझो ध्यान से। तो अब देखो, ये तो तब था जब हमें कर्व R की फॉर्म में दिया जाए, लेकिन कई बार क्या होता है कर्व R की फॉर्म में नहीं दिया होता। मैंने बताया था कर्व को दो सरफेस के इंटरसेक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो ये दो हथेलियां हमारी, ये दो सरफेस है, आपस में इंटरसेक्ट कर रही, तो देखो जहां पर ये काट रही हैं उसको जरा ध्यान दो, जहां पर ये टच कर रही हैं उसको ध्यान दो, वो क्या बन रहा है, कर्व बन रहा है। तो कई बार हमें दो सरफेस दे देते हैं और कहते हैं जनरल पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन निकालो। यहां भी जो आप टेंजेंट का इक्वेशन निकाल रहे हो ना, ये एक्चुअली एक्स वाई जेड पॉइंट पर निकाल रहे हो। एक्स वाई जेड पॉइंट क्या है, जो यहाँ पर दिया गया है। और मैंने बताया था टी की वैल्यू रख देते हैं, ये सवाल मैंने पूरा कराया था आपको। ठीक है, देखो अब कभी कभी क्या होता है, देखो अगर कर्व, इफ कर्व इज गिवन, if curve is given as intersection of two surfaces, intersection of two surface, जैसे कि मान लो एक सरफेस ये दिया गया है x y z की फॉर्म में,
और दूसरा सरफेस भी दिया गया है एक्स वाई जेड की फॉर्म में। दो सरफेस दिए गए हैं, एक F1 और एक F2 एक्स वाई जेड की फॉर्म में दिए गए। और कर्व मतलब हमें कर्व सीधे सीधे आर की फॉर्म में ना देकर ये लोग ऐसे करते हैं, दो सरफेस लिख देते हैं और कहते हैं ये कर्व है, क्योंकि जब भी दो सरफेस आपस में काटेंगी तो वे कर्व बनाएंगी, इसलिए ऐसा करते हैं। ये दो सरफेस लिख देंगे कहेंगे ये कर्व है और कहेंगे उस कर्व का इक्वेशन लिखो, है ना। दो सरफेस लिख देंगे कहेंगे ये कर्व है, कर्व का इक्वेशन लिखो। तो देखो कैपिटल एक्स वाई जेड तो यही रहेगा जनरल पॉइंट, स्मॉल एक्स वाई जेड भी यही रहेगा। बस इनकी वैल्यूज देखो यहां से निकलती हैं, ध्यान रखना। कैपिटल एक्स वाई जेड जो कि जनरल पॉइंट है वो वही रहेगा, स्मॉल एक्स वाई जेड जिस पॉइंट पर टेंजेंट चाहिए वो भी वही रहेगा। अब देखो इनकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको जरा हम यहां पर समझें। लिखो जरा इसको, इन दोनों सरफेस को डिफरेंशिएट कर देते हैं और उससे हमें इनकी वैल्यूज मिलती हैं। बस वही प्रोसेस हमें अगर सीख लें तो हम टेंजेंट की इक्वेशन को निकाल सकते हैं, है ना। मतलब कर्व अगर दो सरफेस के इंटरसेक्शन की फॉर्म में दिया जाए और हमें टेंजेंट का इक्वेशन निकालना हो तो फार्मूला यही काम आएगा, लेकिन इन दोनों की हेल्प से हमें dx बाई डी टी, डी वाई डी टी और dz बाई डी टी मिलेगा। इन दोनों की हेल्प से कैसे मिलेगा अभी मैं आपको बताता हूँ। इसको लिखो जरा बच्चों ध्यान से। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही। देखो ध्यान दो बच्चों, देखो बेटा क्या होता है कि इसको बता देते हैं। हम लोगों ने मतलब देखो ये पढ़ा होगा पहले कि अगर मान लो कोई फंक्शन एक्स वाई जेड का है, दो वेरिएबल का, तीन वेरिएबल का फंक्शन है मान लो, और अगर हम इस फंक्शन को किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में टोटल डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, जैसे कि मान लो हमें डी एफ वाई डी टी निकालना है, तो देखो क्या होता है। इसका तरीका देखो ये होता है कि पहले आप f को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। ये पुराने क्लास में हमने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अब समझ लो, ये सब क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि f x का फंक्शन है तो पहले f को x के रिस्पेक्ट पार्शियल, फिर x को t के रिस्पेक्ट में टोटल, प्लस f को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल और y को t के रिस्पेक्ट में टोटल, f को z के रिस्पेक्ट में पार्शियल और z को t के रिस्पेक्ट में टोटल इक्वल टू 0। देखो जैसे मान लो ऐसे है, f बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड है मान लो, और हमें df बाई डी टी निकालना है। तो क्या होगा देखो, df बाई डी टी देखो कैसे निकालेंगे। पहले इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल करो, है ना। पहले इसको मतलब ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू df बाई डी टी की ये वैल्यू आएगी, df बाई डी टी की देखो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो पहले इसको s के रिस्पेक्ट में पार्शियल करो, तो इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल करोगे तो y और z कांस्टेंट हो गए, है ना। हमें df बाई डी टी देखो निकालना है, तो पहले क्या करें देखो, इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करें। तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में 2x, y स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में 0 और z का भी 0, क्योंकि y z कांस्टेंट है। अब x को करो तो dx बाई डी टी, है ना। तो इससे ये मिला, पूरे को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल किया तो ये आया, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में पार्शियल का मतलब y और z को भी क्या मानना पड़ता है, कांस्टेंट, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियल करोगे तो x स्क्वायर का 2x आएगा, इसका 0 इसका 0 और साथ में dx बाई डी टी, प्लस y के रिस्पेक्ट में पार्शियल करो तो ये भी 0, ये क्या हो जाएगा 2y और ये भी 0, क्या बचेगा dy बाई डी टी बचेगा, ठीक।
z के रिस्पेक्ट में पार्शियल करो तो इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, इसका z के रिस्पेक्ट में क्या होगा -1 और इंटू dz/dt। तो ये प्रोसेस दिमाग में रखो अपने हमेशा, ठीक है। तो यही देखो काम हमें यहाँ पर करना है ना। जैसे कि मान लो हमें कोई भी दिया जाए, मान लो ऐसे दिया जाए, ऐसे दिया जाए 3x - y² प्लस 4z³ बराबर 0। तो हम देखो इसको डिफरेंशिएट करें, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं। तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे। अब इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो इस मेथड से करो। पहले x के रिस्पेक्ट में पार्शियल तो 3 और dx/dt, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका 3 आएगा, इसका 0, इसका 0। क्योंकि ये सब भाई देखो पार्शियल में क्या होता है ना, जब आप x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो जो कांस्टेंट है वो तो कांस्टेंट रहता ही रहता है, साथ में y और z भी कांस्टेंट हो जाता है। इसी प्रकार अगर आप y के रिस्पेक्ट में करते हैं पार्शियल तो x और z कांस्टेंट हो जाता है। इसी प्रकार जब आप z के रिस्पेक्ट में करते हैं पार्शियल तो x और y कांस्टेंट हो जाता है। बस समझे। अच्छा प्लस इसी को y के रिस्पेक्ट में करो, इसका 0, इसका 0 तो क्या हो गया -2y, -2y और dy/dt। प्लस इसी को देखो z के रिस्पेक्ट में करो तो इसका भी 0, इसका भी 0, इसका क्या हो जाएगा 4 और 3z² और साथ में dz/dt। और इधर देखो 0 का कितना हो गया 0। समझे ना। तो ये प्रोसेस हमें यहाँ पर लगानी पड़ती है। देखो कैसे समझते हैं इस बात को, लिखो जरा ध्यान से इसको। देखो टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इफ curve is given as intersection of two surfaces। देखो देखो क्या होगा, मान लो एक कर्व ये दिया गया है और दूसरा कर्व, दूसरा मतलब सरफेस देखो ये दिया गया, दो सरफेस दी जाएंगे एक्स वाई जेड में। तो देखो सबसे पहले हम इसको करेंगे डिफरेंशिएशन। तो क्या मिलेगा del f1 अपॉन del x, मतलब x के रेस्पेक्ट में पार्शियल, और dx/dt। फिर प्लस क्या मिलेगा देखो del f1 अपॉन del y और dy/dt प्लस del f1 बाई del z और dz/dt बराबर 0। इसी प्रकार इसको करो डिफरेंशिएशन। तो del f2 बाई del x इंटू dx/dt प्लस del f2 बाई del y इंटू dy/dt प्लस del f2 बाई del z इंटू dz/dt। ठीक है। अब देखो हमारा जो फार्मूला था वो तो वही रहेगा, x माइनस एक्स अपॉन dx/dt, y माइनस वाई अपॉन dy/dt और z माइनस जेड अपॉन dz/dt। फार्मूला देखो हमारा वही रहेगा अभी भी। अब देखो ये जो दो इक्वेशन हैं, इन दो इक्वेशन से हम निकालेंगे क्या, हम निकालेंगे dx/dt जिसकी वैल्यू यहां रखेंगे, dy/dt और dz/dt जिसकी वैल्यू यहां पर रखनी होगी। इन दो इक्वेशन से हम dx/dt, dy/dt, dz/dt निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, उसके लिए हम यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। अब तुम कहोगे सर ये क्या होता है, ये भी हमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। देखो बताते हैं कैसे करते हैं, देखो समझो, है ना। देखो जैसे क्या होता है, यहां पर मान लो मेरे पास दो इक्वेशन है, a1x a2y a3z बराबर 0, b1x b2y b3z बराबर 0। देखो ध्यान दो,
देखो जैसे यहाँ पर एक्स एक्स है, वाई वाई है, एक जैसे वेरिएबल होने चाहिए, तब ये लगता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या होता है बोलो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये कब लगता है? जैसे यहाँ पर एक्स एक्स है, वाई वाई है, सेम चीजें होनी चाहिए। देखो यहाँ पर जैसे इन दोनों में देखो ये है, ये है, ये है, ये है, ये है और ये है। क्या होगा देखो कैसे लगता है ये। सबसे पहले x को ऊपर लिखते हैं अपॉन, y को ऊपर लिखते हैं अपॉन, z को ऊपर। देखो जैसे x को लिखा ना तो इसको छुपाया, y के कोफिशिएंट क्या है a2 b2, इसको यहाँ लिखो। z के क्या है a3 b3, इसको यहाँ लिखो। और यहाँ करते हैं माइनस y, ध्यान रखना बीच वाले माइनस करते हैं। माइनस y लिखा, इसको छिपाया, क्या बचा ये बचा, इसको लिखो। दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। क्या बचा बोलो? a1 b1 और a3 b3। अब z के नीचे देखो, इसको छुपाया, ये बचा, इसको लिखो। तो a1 b1 और a2 b2 ऐसे लिखा। अब देखो क्या होगा, ये डिटर्मिनेंट इसको सॉल्व कर लेंगे तो ऐसे आ जाएगा x अपॉन दिस इंटू दिस, a2 b3 माइनस a3 b2, y अपॉन या माइनस y अपॉन दिस इंटू दिस, a1 b3 और a3 b1, z अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ये आ जाएगा। और इसको इक्वल टू k मान के तो x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू, तीनों की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k आ जाती है। एग्जैक्टली यही काम देखो यहां करना है, एग्जैक्टली यही काम। बात समझे? एग्जैक्टली यही काम देखो यहां पर करना है। तो जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं, इस प्रोसेस का यूज करना, इसको याद नहीं करना, याद नहीं कर पाएंगे, बहुत समस्या हो जाएगी। प्रोसेस दिमाग में रखनी है। इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ z नहीं होता, यहाँ केवल कांस्टेंट होता है। अगर यहाँ कांस्टेंट हो तो z ना आकर यहाँ खाली 1 आ जाता है, यहाँ 1 आता, ध्यान रखो इस बात को। x x है, y y है, z z है, तो यहाँ z आएगा। अगर यहाँ z z नहीं तो यहाँ 1 मान लेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा। तो इससे x y की वैल्यू देखो डायरेक्ट आ जाएंगी। अगर z होगा तो x y z तीनों की वैल्यू k में आएंगी, और अगर z नहीं होगा, खाली 1 होगा, तो x भी आ जाएगा और y भी आ जाएगा, फिर k की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे बस समझे? देखो इसको लिखो जरा ध्यान से। यही मेथड देखो हम यहां पर लगाएंगे। देखो पहले लिखेंगे क्या, dx बाई dt ऊपर अपॉन, फिर देखो माइनस का dy बाई dt अपॉन, फिर देखो क्या होगा dz बाई dt अपॉन। अब देखो इसको छुपाया, ये कोफिशिएंट देखो ये बचे, इनको लिखो। क्या है बोलो? डेल f1 अपॉन डेल y और डेल f2 बाई डेल y। दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, ठीक है। इसको छुपाया, ये कोफिशिएंट यहाँ लिखे, फिर ये यहाँ लिखे। क्या वो बोलो? डेल f1 बाई डेल z और डेल f2 बाई डेल z, और डिटर्मिनेंट बनाया इसका, ठीक है। देखो इसको छुपाया तो ये आएगा, फिर ये आएगा, आगे माइनस है, इसको लिखा डेल f1 बाई डेल x और डेल f2 बाई डेल x, और साथ में ये आएगा डेल f1 बाई डेल z डेल f2 बाई डेल z, ठीक है। फिर देखो इसको छुपाया तो मतलब इसको छुपाया तो ये आया, है ना, और ये आया, ठीक है। इसको छुपाया तो ये और ये आएगा, तो क्या होगा बोलो? डेल f1 बाई डेल x डेल f2 बाई डेल x डेल f1 बाई डेल y डेल f2 बाई डेल y। और इससे क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी, फिर वो वैल्यू k के टर्म में जाएगी, है ना। और जब आप वो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k रखोगे, इसकी जगह इसकी जगह इसकी जगह, तो k कट जाएगा, तीनों में k आएगा ना। इसकी वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ k आएगी, इसकी भी इन टर्म्स ऑफ k, इसकी भी इन टर्म्स ऑफ k, तो वो k कट जाएगा। तो देखो कुल मिला करके आपको dx बाई dt, देखो इसको डिटर्मिनेंट बनेगा ना। इसको सॉल्व करें, इसको देखो मिटाते हैं यहाँ पर,
इसको मिटाते हैं। देखो क्या हुआ, dx बाई डी टी अपॉन इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, डेल F1 बाई डेल एक्स इंटू डेल F2 बाई डेल जेड माइनस इसको मल्टीप्लाई किया डेल F1 बाई डेल जेड डेल F2 बाई डेल वाई इक्वल टू, ठीक है ना, ये हो गया। देखो इसमें क्या आएगा, डी बाई डी टी दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, लेकिन ऊपर माइनस है तो उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल F1 बाई डेल जेड इंटू डेल F2 बाई डेल एक्स माइनस डेल F1 बाई डेल एक्स इंटू डेल F2 बाई डेल जेड, ठीक है ना। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस होगा, लेकिन आगे माइनस है तो उल्टा हो जाएगा, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस हो जाएगा। अच्छा फिर देखो यहां से डी जेड बाई डी टी क्या होगा, ये मल्टीप्लाई, तो देखो ये मैं इसलिए बता रहा हूं पूरा करके क्योंकि कई बार ये प्रूफ करने को आ जाता है एग्जाम में, तो ऐसे हम कर सकते हैं, अदरवाइज इसको याद नहीं करना, ये एक प्रोसेस है, ठीक है। तो देखो इससे अब dx बाई डी टी की वैल्यू ये आ गई, इन टर्म्स ऑफ के आएगी ना, d बाई डी टी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ के, फिर जब के तीनों से कट जाएगा तो हमें इसकी जगह पर ये दिखाई देने लगेगा, नीचे इसकी जगह ये आ जाएगा और इसकी जगह देखो ये आ जाएगा और इसकी जगह देखो ये आ जाएगा नीचे, है ना, क्योंकि जब आप इसकी वैल्यू रखोगे तो k इंटू दिस, इसकी वैल्यू रखोगे तो k इंटू दिस, इसकी वैल्यू k इंटू दिस, तो वो के तीनों में होगा, काट देंगे तो इसकी जगह ये आ जाएगा, इसकी जगह ये आ जाएगा, इसकी जगह ये आ जाएगा, तो बस इस तरीके से हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस याद रखना है, बस समझे, इसको याद नहीं करना एक फार्मूले की तरह। देखो मैं सवाल करके बताता हूँ तो आपको बढ़िया से और बातें समझ में आएंगी, जरा देखो इसको ध्यान से। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंद, एक सेकंड ये मैं कुछ गलती कर गया, डेल F1 बाई डेल वाई होगा यहाँ पर, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो डेल F1 बाई डेल वाई डेल F2 बाई डेल जेड माइनस डेल F1 बाई डेल जेड इंटू डेल F2 बाई डेल वाई। हाँ अब ठीक है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, देखो ये रेल बच्चों का खेल सीखो। देखो बच्चों अब मैं आपको सवाल करके दिखाता हूँ, ठीक है ना, तो बस इसकी जगह ये, इसकी जगह ये और इसकी जगह ये आ जाएगा तो हमें सवाल का आंसर मिल जाएगा, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ के वैल्यू आएंगी, के तीनों से काट देंगे, है ना, तो बस इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब देखो मैं तुमको क्वेश्चन करके दिखाता हूं तो बात ज्यादा बढ़िया समझ में आएगी। देखो क्वेश्चन देखो ये है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व, ठीक है, गिवन बाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई माइनस जेड बराबर 0, एक्स वाई 2x वाई 3x वाई माइनस 2 बराबर 0, 3x z कर लो।
ऐसे दिया गया। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व गिवन बाय। अब देखो कौन से पॉइंट पर निकालना ये नहीं बताया, इसका मतलब जनरल पॉइंट पर निकालना है। किस पॉइंट पर निकालना ये नहीं बताया, इसका मतलब वही स्मॉल एक्स वाई जनरल पॉइंट पर हमको चाहिए है। अदरवाइज स्मॉल एक्स वाई की वैल्यू बताएंगे, लेकिन वो वैल्यू बताना आसान नहीं है, क्योंकि उस वैल्यू बताने का मतलब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, वो यहाँ पर बड़ा मुश्किल काम होता है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट नहीं देंगे, मतलब आपको जनरल पॉइंट पर ही निकालना है स्मॉल एक्स वाई इक्वल टू। तो हमें बस ये फार्मूला लगाना है, ठीक है, y माइनस स्मॉल y dy बाई डी टी और z माइनस स्मॉल z dz बाई डी टी। बस कैपिटल एक्स वाई जेड वही रहेगा, क्योंकि वो तो वेरिएबल होता है। स्मॉल एक्स वाई जेड पॉइंट पर निकालना है टेंजेंट। कैपिटल एक्स वाई जेड जो है ना, ये वेरिएबल पॉइंट होता है, ये वही रहेगा। स्मॉल एक्स वाई जेड वो पॉइंट है जहां पर आपको टेंजेंट चाहिए, क्योंकि इसने बताया नहीं, तो वही हमारा जनरल पॉइंट है, वही हमारा स्मॉल एक्स वाई जो है वो गिवन पॉइंट है जिस पर हमें टेंजेंट निकालना होगा। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू चाहिए तो यहां से निकालेंगे। देखो पहले इसको करो डिफरेंशिएशन, तो क्या हुआ, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल करो पहले, तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियल करोगे तो क्या होगा, y कांस्टेंट है, x स्क्वायर का 2x हो गया, प्लस y कांस्टेंट है, x का 1 हो गया और z का 0 हो गया, और इनटू क्या हुआ, dx बाई डी टी, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल dx बाई डी टी। फिर देखो पूरे को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल करो, जैसे x स्क्वायर कांस्टेंट है, y का 1 हो गया, यहाँ पर x कांस्टेंट है, y का 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया, तो ये y के रिस्पेक्ट में हो गया पार्शियल और dy बाई डी टी। समझे ना, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल मतलब y कांस्टेंट x स्क्वायर का 2x, ये भी देखो x के रिस्पेक्ट में y कांस्टेंट x का 1 और z का 0 इंटू dx बाई डी टी। फिर पूरे का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल, तो y के रिस्पेक्ट में करना है, तो x स्क्वायर कांस्टेंट y का 1, यहाँ भी x कांस्टेंट y का 1 इसका 0, अब प्लस z के रिस्पेक्ट में करोगे तो इसका भी 0 इसका भी 0 इसका -1 इंटू dz बाई डी टी बराबर 0। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, ये हो गया 2xy प्लस वाई इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी टी माइनस डी जेड बाई डी टी बराबर 0। अब देखो इसको करो, इसको करो, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल करो पहले, तो क्या होगा 2y, x का हो गया 1, यहाँ पर देखो x के रेस्पेक्ट में पार्शियल करोगे तो क्या होगा 3z, x का 1 और 2 का 0। ये हुआ पूरे का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन इंटू डी एक्स बाई डी टी, प्लस y के रेस्पेक्ट में पार्शियल करोगे तो क्या होगा 2x कांस्टेंट हो गया, y का 1, यहाँ पर देखो y के रेस्पेक्ट में करोगे सब कुछ कांस्टेंट 0, यहाँ पर भी सब कुछ कांस्टेंट 0 और इंटू डी वाई बाई डी टी। अब करोगे z के रेस्पेक्ट में, तो z के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये 0 हो जाएगा, z के रेस्पेक्ट में करोगे ये 3x हो जाएगा और z का हो जाएगा 1 और क्या बचेगा dz बाई डी टी बराबर 0। ठीक है, z के रेस्पेक्ट में किया, पहले x के रिस्पेक्ट में किया तो 2y 3z और dx बाई डी टी, y के रिस्पेक्ट में किया 2x है ना, इसका 0 इसका 0 डी बाई डी टी, z के रिस्पेक्ट में किया इसका 0 इसका हो जाएगा 3x और इसका 0 डी। देखो ये दो इक्वेशन मिल गए है ना, इसको हम खाली 3x भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब देखो इस इक्वेशन से और इससे हमें वही क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड करके dx dy उसकी वैल्यू चाहिए। देखो क्या होगा, dx बाई डी टी ऊपर होगा अपॉन, इसके साथ में देखो इसको छुपाओगे तो ये लिखना पड़ेगा, दिख रहा है ना, यहां लिखते हैं देखो, चलो यही लिखते हैं, थोड़ा सा मैनेज करते हैं। dx बाई डी टी देखो इसको छुपाया तो ये कोफिशिएंट है, तो क्या हुआ बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और 2x, डिटरमिनेंट बनाओ और इनके कोफिशिएंट क्या है -1 और 3x। ठीक है, इक्वल टू माइनस का डी बाई डी टी हो गया अपॉन, इसको छुपाओ
इसको छुपाया तो ये कोफिशिएंट है, देखो ये हुआ 2xy प्लस वाई और 2y प्लस 3z, और इसके कोफिशिएंट क्या है बोलो, -1 और 3x। बात समझे ना। dx बाई dt में इसको छुपाया तो ये कोफिशिएंट दिए, dy बाई dt में इसको छुपाया तो ये और ये कोफिशिएंट दिए। अब dz बाई dt में देखो क्या होगा कि हम इसको छुपाएंगे तो ये कोफिशिएंट देंगे 2xy प्लस y और 2y प्लस 3z, और ये क्या बचेगा बोलो, x स्क्वायर प्लस x और 2x। बात समझे ना। ये आया फिर ये आया और ये आया, यहां पर देखो ये आया और ये आया और ये आया, यहां पर देखो ये आया ये आया ये आया। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, इक्वल टू के मान लेंगे तो देखो dx बाई dt की वैल्यू क्या मिल जाएगी, समझो देखो dx बाई dt मिल जाएगा k इंटू दिस, और दिस की वैल्यू दिस इंटू दिस करो तो दिस इंटू दिस तो क्या होगा 3x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर ना, ये x स्क्वायर है, और माइनस दिस इंटू दिस तो प्लस का 2x हो गया। ये वैल्यू किसकी आ गई, dx बाई dt की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई इंटू के टर्म में। अब देखो d बाई dt क्या आएगा, k इंटू इसको इससे करो मल्टीप्लाई तो क्या होगा बोलो 6x स्क्वायर वाई प्लस का 3xy और माइनस माइनस प्लस का 2y और 3z, और dz बाई dt देखो क्या आएगा, अच्छा माइनस भी है ना तो माइनस बाहर ले लो क्योंकि यहां पर माइनस है। ये क्या होगा k इंटू, देखो k इंटू क्या होगा दिस इंटू दिस तो क्या होगा 4x स्क्वायर वाई, ठीक है 4x स्क्वायर वाई प्लस का 2x वाई माइनस दिस इंटू दिस करना होगा। ये थोड़ा सा लंबा मामला है, ऐसे समझे ना, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई। देखो अब ये वैल्यू यहां पर रख देंगे, इसको लिखो जरा बच्चों अपने ध्यान से, इसको लिखो जरा यहां ध्यान से। देखो ये वैल्यू यहां रख देंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। देखो क्या हुआ x माइनस स्मॉल x और इसकी जगह ये k कट जाएगा तो क्या आ गया 3x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x इक्वल टू, ये देखो क्या आ गया y माइनस स्मॉल y अपॉन, देखो ये k कट जाएगा तो माइनस 6x स्क्वायर y प्लस का 3xy प्लस का 2y प्लस का 3z और इक्वल टू, देखो ये आ गया z माइनस स्मॉल z अपॉन dz बाई dt, देखो ये k कट जाएगा तो हो गया 4x स्क्वायर y प्लस का 2xy और माइनस का x स्क्वायर प्लस x इंटू 2y प्लस का 3z, है ना। देखो ऐसे तो ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अगर कुछ x y z दिया जाए तो यहां पर रख देंगे स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z की जगह। जैसे ये कहे कि भैया इस पॉइंट पर निकालनी है टेंजेंट तो स्मॉल x स्मॉल y जहां जहां आ रहा है उसकी जगह पर हम वो पॉइंट रख देंगे। लेकिन वो पॉइंट सवाल वालों के लिए भी देना आसान नहीं, मैंने बताया ना वो पॉइंट निकलना आसान नहीं है क्योंकि दो कर्व का इंटरसेक्शन निकालना इतना आसान नहीं है, कहां पर वो काट रहे हैं क्या पता दे भी दें, और दे देंगे तो स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z की जगह उनकी वैल्यू रख देंगे, बस सवाल खत्म। जैसे कि मान लो ये पॉइंट दे दें अगर फॉर एग्जांपल 1 2 -3 तो क्या करोगे इस पूरे में जहां जहां स्मॉल x आ रहा है उसको 1 लेना, स्मॉल y को 2 लेना और स्मॉल z को -3 लेना, हर जगह जहां जहां ये आ रहे हैं ऊपर भी और नीचे भी, बस तो तुम्हें टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा। बस समझे ना। तो अगर हमें दो सरफेस के इंटरसेक्शन दिए जाएं
और सरफेस के इंटरसेक्शन दिए जाएं और फिर हमें टेंजेंट का इक्वेशन निकालना हो तो ये प्रोसेस लगाना है। फार्मूला वही काम करेगा, इसकी वैल्यू डिफरेंशिएट करके निकालनी होती, तरीका मैंने बताया। पहले पूरे को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल इंटू डी एक्स बाई डी टी, पूरे को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल इंटू डी वाई डी टी, पूरे को z के रिस्पेक्ट में पार्शियल इंटू डी जेड बाई डी टी, दोनों के साथ में ये काम करना है। फिर डी एक्स डी वाई डी टी की निकालने के लिए वैल्यू हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को लगाना है, वो भी मैंने आपको सिखा दिया। तो अब आप इस सवाल को बड़ी आसानी से कर लेंगे, है ना। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देना बच्चों। अभी हम लोग और भी सवाल करेंगे, पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट के साथ में सवाल करा रहा हूँ। अभी हम लोग और भी लास्ट में जब सारे कॉन्सेप्ट पूरे हो जाएंगे तो फिर मैं आपको और भी सवाल कराऊंगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ होगा, अच्छे से होगा। बस आप ध्यान से पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए और खुशी से पढ़ते रहिए, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय।